गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश। अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू में 3 क्वेश्चन उठेगा। इज देयर एनी मटेरियल बिहाइंड द प्रोक्लेमेशन? जो प्रोक्लेमेशन किया गया, प्रेसिडेंट रूल के लिए घोषणा की गई, क्या वाकई में उसमें कोई बात है, कोई विशेष मैटर है, कोई ग्राउंड है, ठीक है। इज द मैटर रिलेवेंट? ये क्या कोई मतलब वाला बात बनता है, रिलेवेंट है, या ऐसे बेतुका है, कोई संगत तालमेल है। वाई इज देयर एनी मॉडिफाइड यूज ऑफ पावर? कहीं ऐसा तो नहीं कि पावर का है जो गलत तरीका से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात को हम देखेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे इस पर। फिर है, अगर इफ देयर इज इम्प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल, अगर गलत तरीके से यूज हुआ, देन कोर्ट क्या करेगी? इसके लिए समाधान करेगी। समाधान क्या करेगी? प्रेसिडेंट रूल को खत्म करेगी, या जबरदस्ती अपने मन तरीके से असेंबली को डिजोल्व कर दिया है, खत्म, भंग कर दिया है, री-इलेक्शन के लिए नौबत ला दिया, तो फिर से असेंबली को रीस्टोर करवा भी सकती है, करवाएगी। अगर पता चला कि सारा इंटेंशन गलत था और तरीका ही गलत था, अब बिना मतलब का है जो कर दिया गया।
कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया गया उनको, उनकी बात भी नहीं सुनी गई, और आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया भी और असेंबली डिजॉल्व कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि असेंबली डिजॉल्व हो जाएगा, वापस रिस्टोर कराएंगे। समझा? अब देखिए अंडर आर्टिकल 356 1 2 3 आ रहा है, डजंट मैटर, इतना जानने की जरूरत नहीं है। इट इज द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पर जो है लिमिटेशन, ऐसा नहीं कि मनमाना पावर है। Hence, President shall not take any irreversible action until the proclamation is approved by the Parliament, and he shall not dissolve the Assembly। मतलब असेंबली को डिजॉल्व वो नहीं कर सकते हैं जब तक प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट क्या ना कर दे, अप्रूव ना कर दे। अप्रूव भी कर दिया पार्लियामेंट, फिर भी अगर हमको कोर्ट को लगा कि मालाफाइड है गलत तरीका से, तो फिर से असेंबली को रिस्टोर किया जा सकता है, करेगी कोर्ट। 356 is justified only when there is a breakdown of constitutional machinery and not administrative machinery। मतलब कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसका ब्रेकडाउन हुआ है, ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चला रहे हैं कोई, ठीक है। अब कहीं कोई चार्ज हुआ कि कोई करप्शन उनका मंत्री करता है, इस आधार पर प्रेसिडेंट रूल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्शन है सेंटर स्टेट रिलेशन का, कोई बिल को प्रिजर्व करने का, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया उसको फॉलो करने का, कोई किसी बिल पर कोई एक्ट बनाया, वो एक्ट को आपको भी मानना है, करंट लिस्ट पर आपको भी इंप्लीमेंट करवाना है, वो सब चीज आप नहीं फॉलो कर रहे, देन ओनली, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं चल रहा, ये ग्राउंड हम लगा दिए। अब मान ले कि है जो ग्राउंड लग जाए कि बिहार में लालू यादव एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चला रहे, गरीबी वहाँ है, वहाँ वैकेंसी नहीं निकालते हैं, लोगों को नौकरी नहीं देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल नहीं रहा, रोड है जो ज़्यादा नहीं बनाया है उन्होंने, एजुकेशन का हाल बुरा है, तो ऐसे आधार पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिए। तो ऐसे आधार पर अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता तो लालू यादव जो 15 साल की उनकी जो गवर्नमेंट रही, 15 साल में तो 15 साल कोई गवर्नमेंट 15 साल तो पूरे साल तो कहना नहीं चाहिए, ऐसे ही रहा। तो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी तो वहाँ हमेशा फैल रहा है, हमेशा क्राइम, गुंडा, हमेशा मर्डर। ये इसमें मैं कुछ नाम से नहीं बोलूँगा, मुझे ज़्यादा जाना मतलब आप लोग सोचो कि मैं अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। कभी कभी होता है कि सच बात भी बोलो तो लोगों को लगता है कि आप किसी के अगेंस्ट में है। मुझे पर्सनली किसी से क्यों नफरत रहे यार, सब बढ़िया से रहे, खुश रहे यार, सब अपने ही लोग हैं। किसी को दिमाग में कभी गलती कर बैठते हैं तो ईश्वर से यही चाहूँगा कि सबको भगवान सही डायरेक्शन दे, सही रास्ते पर चले, कर्म करे, और उनको आगे फ्यूचर में बुढ़ापे में किसी को कोई कष्ट ना हो यार। मैं भी यही चाहूँगा कि भगवान किसी को शुरू से ही सद्गुण देना, ऐसा देना को राह से भटके नहीं। मेरी यही कोशिश रहेगी, हमेशा यही चाहत रहेगी। क्योंकि किसी को ऐसे थोड़े कि तरफते हुए देख हमें क्या, किसी को खुशी थोड़ी मिलेगी यार, कोई बुरे समय में संकट में हो, हर कोई खुश रहे यार और सही रास्ते पे चले, ये यही चाहना है। और क्या चाहेगा कोई भी, हम हर कोई यही चाहेंगे। और आप लोगों को भी मैं यही चाहने के लिए ही बनाया है, मैंने आपको जो बनाया है, जो पढ़ाता हूँ हमेशा अक्सर। अब देखिए बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ सरकारिया कमीशन, देखो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए कुछ कमेटी बनी थी, सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, फिर आपका आ जाता है राजमन्नड़ कमेटी। तो ऐसे ऐसे कमेटी जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी थी, सेंटर को ऐसा होना चाहिए, स्टेट को ऐसा होना चाहिए, ये डायरेक्शन देना चाहिए, वो डायरेक्शन देना चाहिए, ये होने चाहिए, ऐसे ऐसे तरह तरह, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो उस रिकमेंडेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोमाई केस में इनलिस्टेड द सिचुएशन वेयर एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 356 कुड बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। आगे और भी है, अभी खत्म नहीं हुआ। देखें पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट वुड बी प्रॉपर, इस केस में प्रॉपर होगा तो उचित माना जाएगा। इस केस में लगाया है प्रेसिडेंट रूल, तो क्या है, वेयर आफ्टर जनरल इलेक्शन टू असेंबली। देखें असेंबली का जनरल इलेक्शन हुआ, कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आया, हंग असेंबली कहते हैं, और किसी को मेजोरिटी नहीं आई, तो ऐसे केस में क्या होगा, किसी और को अपॉर्चुनिटी मिला और सब ने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं भाई हमारे पास भी सफिशिएंट मेंबर नहीं है, हम किसी को जोड़ भी रहे तो हमारे पास कोई आ नहीं रहा है, कोई दो और पार्टी मर्ज हो नहीं रही है, कोई और पार्टी हमारे साथ अलायंस भी नहीं कर रहा है और हम सरकार नहीं बना सकते, देन ऐसे केस में है जो लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल।
फिर है यहाँ देखो, याद देखना, ए के बाद बी होना चाहिए था, गलती से सी ही हो गया है, तो आंख बंद करके सी सी मत लिख लेना। जहाँ वेयर मिनिस्ट्री रिजाइन आफ्टर इट्स डिफीट इन द असेंबली एंड नो अदर पार्टी विलिंग टू एबल टू फॉर्म, मतलब मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। सेंटर में जैसे कि है, मिनिस्ट्री ने अपने मन से रिजाइन किया, रीजन जो भी रीजन हो, कि जैसे कि अगर कहाँ जा रहा हूँ मैं यार, देखो कोई पार्टी ने कहीं असेंबली का इलेक्शन हुआ, असेंबली के इलेक्शन में परफॉर्म पूरा बुरा किया, तो पार्टी को खुद रियलाइज हुआ यार कि हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कहीं ना कहीं हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है यार, लोग हमसे खुश नहीं है तभी ना, तो तो असेंबली के इलेक्शन में हार गए, तो लगता है कि यार सेंटर में हम डिजर्व नहीं करते रहने लायक, और अपने मन से रेजिग्नेशन दे दे कोई पार्टी कि हम गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहते हैं, तो और दूसरा कोई गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे कोई करता नहीं है कि कहीं कोई पुअर परफॉर्म किए तो हम पूरा मिनिस्ट्री रिजाइन कर दें। ये होता है कि पुअर परफॉर्म करते हैं, उनके नेता रहता है, जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार का क्या हुआ था, कि लोकसभा में इलेक्शन में क्या हुआ था कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस हुआ, नीतीश कुमार को लगा कि लोग हमें वोट नहीं दिया, यानी कहीं ना कहीं हमने सेंटर की इलेक्शन लोकसभा में लोग हमें पसंद नहीं किया, तो हमसे लोग खुश नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ अपने चीफ मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन किया, ऐसा नहीं कि अपनी पार्टी का पार्टी मतलब गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया, और जितिन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, कि लोग हमें लगता पसंद नहीं कर रहे हैं, हाँ वोट तो हमारे नाम से हमारे पार्टी को देते थे, लेकिन लोकसभा में नहीं दिया तो हम रिजाइन करते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री रिजाइन नहीं किए, तो मिनिस्ट्री बहुत कम होता है, कोई मिनिस्ट्री कभी रिजाइन नहीं करती, वो पर्सन रिजाइन करता है, और यहाँ है कि मिनिस्ट्री रिजाइन, ऐसा कुछ होता नहीं है कभी, ये बता दूँ। आगे है क्या, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय, वही सेंटर का जो डायरेक्शन दिया स्टेट फॉलो नहीं कर रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है कि ऐसे ऐसे डायरेक्शन आप दे सकते हो, बिल्कुल फॉलो नहीं चल रहा है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में मैंने कुछ कुछ जब बातें बताए तो ऑलरेडी मैं बता चुका था, ज़्यादा इसमें अभी घुसूंगा नहीं। इंटरनल सबवर्जन, वही देखो इंटरनल सबवर्जन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब कर, उतना डायरेक्ट बार बार देने डायरेक्शन देने के बाद, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। जैसे मणिपुर में उतना दिन से चल रहा था हंगामा, उतने लोग मर रहे थे, कुकी मैती का उतना ये हमेशा सिविल वार ही कहो, कॉमनल टेंशन, तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में क्या पॉलिटिकली मोटिव लगाना था, प्रेसिडेंट रूल बहुत पहले चाहिए था, लेकिन उतना कांड हो गया तो बाद में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया कि यहाँ कंट्रोल नहीं हो रही है सिचुएशन। फिजिकल ब्रेकडाउन वेयर गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डिस्चार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इन दार्जिलिंग से, खुद से जो वहाँ की सरकार है जो कह रही कि मैं नहीं कंट्रोल करूँगा, क्यों, मध्य प्रदेश ये सब में ऐसे की सिचुएशन वहाँ खराब है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट क्यों जो उसी के कार्यकर्ता लोग विद्रोह कर रहे हैं, उसी कार्यकर्ता लोग दंगा कर रहे हैं, कम्युनल वायलेंस कर रहे हैं, तो उनके वो अपने कार्यकर्ता पे एक्शन थोड़ी लेगी, तो ये इसका एग्जाम्पल एक तरह से ऐसे देखिए, ऐसे केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना इम्प्रॉपर होगा, कैसे में देखें, वेयर मिनिस्ट्री रिजाइन और इज डिसमिस ऑन लूजिंग मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली एंड गवर्नर रिकमेंड्स इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल विदाउट, वही किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ऐसे केस में देख लिया कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगा लो। वेयर गवर्नर मेक्स अपना ही असेसमेंट गवर्नमेंट लगा रही है कि इनको सपोर्ट मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है, इनके कुछ लोग दूसरे पार्टी में चले गए और बिना फ्लोर टेस्ट का प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, सब बता चुका हूँ। वेयर द रूलिंग पार्टी इंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली, असेंबली में मेजोरिटी सपोर्ट है, लोकसभा में हार गया, बुरी तरह से हार गया, तो भाई लोकसभा में हार गए तो आप इसका मतलब कि आपको लोग चाह नहीं रहे यहाँ। जैसे 1977 में क्या मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई ने सोचा कि भाई लोकसभा में लोगों ने मुझे वोट दिया, नहीं जहाँ जहाँ कांग्रेस के गवर्नमेंट स्टेट में वहाँ के लोगों ने भी मुझे वोट दिया, यानी कांग्रेस से लोग खुश नहीं, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया। जब इंदिरा गांधी आए तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जहाँ जहाँ जनता दल की गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी की,
वहां प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया। क्या चल रहा था ये चीज? अब है इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू, इंटरनल डिस्टर्बेंस है लेकिन इतना नहीं है कि एकदम सिचुएशन बहुत खराब है। मान ली कहीं कहीं मान ली कि हाँ जैसे ये कि कुछ लोगों ने विद्रोह किया, कुछ लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मान ली कुछ लोग दो चार लोग यहाँ मर गए, एक ग्राउंड हो गया कि हाँ दो चार लोग मर गए, यहाँ लोगों में कम्युनल वायलेंस हुआ इस ग्राउंड पर। मतलब ऐसा है कि भाई वायलेंस हुए कंटिन्यूस है, सरकार रोक नहीं पा रही है, दिन पर दिन लोग बढ़ ही रहे, तो ग्राउंड होना चाहिए कि आप कंट्रोल की बस की बाहर रहे, आपसे ना हो पाएगा। लेकिन ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ भी वो डिस्टर्बेंस हुआ उसके आधार पर लगा दिए। माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, वही एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं चल रहा है, किसी पर करप्शन करप्शन का चार्ज लगा किसी मंत्री पर और प्रेसिडेंट पर चार्ज लगा है प्रूफ को, और किसी एक पर होने से ऐसे थोड़ी कि आप जो पूरे को कर दोगे। और कहो कि फाइनेंशियल एक्सीजेंसी मतलब कोई स्टेट है जो भी कर्ज में डूबते जा रहा है और इस आधार पर हम ये इमरजेंसी लगा दें, उसके लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन है पूरे कंट्री पर लगता है। और कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी प्रोक्लेम हुआ ही नहीं है, पता है ना। नेशनल इमरजेंसी हुआ है, प्रेसिडेंट रूल तो जानते हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी लगी नहीं इंडिया में। एंड वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट, प्रायर वार्निंग नहीं मिला सुधारने के लिए, कोई गलतियां हो रही है या लॉ एंड सिचुएशन खराब है या कोई फॉलो नहीं कर रहे हो सेंटर का डायरेक्शन को, तो पहले नोटिफिकेशन दो, पहले जवाब मांगो, देन ओनली। वेयर द पावर इज यूज टू सॉर्ट आउट, किसके लिए? इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम ऑफ द रूलिंग पार्टी, मतलब पावर जान एंड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रेनियस, मतलब कुछ नहीं, ये पावर को यूज कर रहे हो कि अपने ही कि ऐसे यूज करके उसके पार्टी से तुम अपना सपोर्ट ले लोगे, अपना उसके मेंबर को अपने में जोड़ लोगे, ऐसे ऐसे जो भी बुरा इंटेंशन है अल्टीमेटली कोई बड़ा चीज है नहीं, देख लो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोक्लेमेशन अंडर द आर्टिकल 356 इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल, मतलब जो प्रोक्लेमेशन किया गया उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, ऐसा नहीं रिव्यू नहीं होगा। और इन दिस रिगार्ड हेल्ड दैट 356 अपॉन द प्रेसिडेंट इज ए कंडीशन पावर, मतलब ऐसा नहीं कि सैक्रोसैंक्ट पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, उसमें लिमिटेशन है, अपने मन से अपने तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते। जो बता चुका हूं कि अगर इसको डिजॉल्व कर गया तो उसको रिस्टोर कर सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट के क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 74, देखें ऑलरेडी बताया जुडिशियल रिव्यू नहीं होता वो एडवाइस का, लेकिन एडवाइस सही दिया है कि नहीं दिया है और फैसला उसके हिसाब से जो लिया है वो सही है कि नहीं, उस पर हम रिव्यू करेंगे। एडवाइस सही दिया गलत दिया चलो तो चल जाएगा कि आप फॉलो करो, लेकिन उसका जो अल्टीमेट सिक्वेंस क्या हो रहा है उस पर हम एक्शन नेता पर नहीं लेंगे, काउंसिलर मिनिस्टर पर ना प्रेसिडेंट पर जो डिसीजन अल्टीमेटली हुआ, जो अल्टीमेटली एग्जीक्यूट किया गया वो गलत है सही है उस पर हम डिसीजन लेंगे। सब बता चुका हूँ, देख लो कुछ बड़ा चीज नहीं है। एंड वैलिडिटी ऑफ द प्रोक्लेमेशन अंडर, अब देखो यहाँ कोर्ट हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेक्युलरिज्म तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। इस आधार पर वहाँ तीन स्टेट जो आपका हिमाचल और मध्य प्रदेश, अम, तो तीन स्टेट में जहां जहां प्रेसिडेंट रूल लगाया गया चंद्र कुमार पहुंच गए, तो वहां कहा कि सेकुलरिज्म के आधार पर लगाया गया, तो वो सही है, उसको अपहेल्ड किया। लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका मेघालय नागालैंड में जो लगाया गया था प्रेसिडेंट रूल, उसको अपहेल्ड नहीं किया कि आपने मौका ही नहीं दिया प्रोटेस्ट का, साथ में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया कि आप कोई और को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। और लेकिन जो यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में एंड मध्य प्रदेश में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया उसको इन्होंने अपहेल्ड किया कि ठीक है भाई ये सेकुलरिज्म बेसिक फीचर है, इसको फॉलो नहीं किया सेंटर के डायरेक्शन को, और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब रहा, तो इस आधार पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो उतना देर बाद जो मैंने बोला इतना ही सारा बात था। अब आएगा आपका चंद्र कुमार, ये होगा आपका बात। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, तो हम लोग अब चलते हैं
एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने जो केस देखा, इससे पहले कौन सा केस था आपका, इंदिरा साहनी का केस खत्म हो गया, ठीक है। फिर आपका जो केस हुआ आपका प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग, मैंने जो गाइडलाइन, जितने गाइडलाइन बना केरला, कर्नाटका में, मेघालय में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, जहाँ कहाँ कहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा था, और SR केस में कैसे कैसे उसकी जजमेंट आई, जजमेंट में गाइडलाइन डिसाइड किया गया कि कब प्रेसिडेंट रूल आप लगा सकते हो, किस केस में नहीं लगा सकते। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट केस है आपका एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस के रिगार्डिंग मैंने पहले बता दिया था। कब, देखो पहले तो बताया था केस का क्या था। ये ज़्यादा, हर केस में बहुत ज़्यादा डिटेल बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है। केस रिलेटेड है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोविजन था, कब हो चुका था, कब इस्टेब्लिश, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, इंदिरा गांधी के टाइम में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के लिए जो प्रोविजन डाल दिए गए थे। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, पार्ट 14A में, जिसमें है ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। तो देखें इसमें क्या प्रोविजन था कि जो कैट की, जो जिसको कैट बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। मैं बता दूं, मुझे बोलने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि जो मैंने बोला था कि अंदर मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, जिस कारण से, प्रॉब्लम मतलब हिल सा गया है अंदर, जिस कारण से थोड़ा सा बोलने में कुछ कुछ वर्डिंग अजीब सा आएगा। मैं, मुझे खुद पता चल जाता है कि कहाँ मैंने बोला आवाज़ क्लियर नहीं रही, मैं उसको रिपीट कर दिया करूँगा। देखें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की जो पहले क्या होती थी कि शुरू में था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का कहीं जो जजमेंट आएगा वो उसका फिर से उस जजमेंट को चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने क्या, संपत कुमार वर्सेस, इस पहले आ चुका था, मैंने बताया था, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका जुडिशियल, इस जजमेंट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो, फर्दर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को दोबारा सुनेगी, मतलब उस केस को दोबारा सुनेगी, उस जजमेंट का मतलब जुडिशियल रिव्यू होगा, जो भी वो केस हो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो लेकिन हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट को अवे रखा, मतलब मतलब कैट की जो जजमेंट आएगी उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है, सेंट्रल हाई कोर्ट में, कंसर्न हाई कोर्ट में नहीं। जिस स्टेट में, देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बहुत सारी बेंचेज है। दिल्ली में बेंच है, उसका मेन बेंच है, मतलब आप कह सकते हो कि हेड क्वार्टर नहीं कह सकते, मेन बेंच कह सकते हो, प्रिंसिपल बेंच कहते हैं। उसके अलावा उसका बेंच कोलकाता में है, बम्बई में है, बहुत सारे मेजर स्टेट, मेजर सिटी में है। तो कहा गया था कि जब कैट की जो जजमेंट होगी उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या था कि बहुत सारे कैट के जजमेंट को चैलेंज करते करते सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस कैट से रिलेटेड बहुत सारे आ गए। अल्टीमेटली उस समय तो चलो अच्छा लगा सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट दिया कि नहीं भाई, वहां का मैटर हम डायरेक्ट सुनेंगे, कहीं ना कहीं पावर कह सकते हो, या हमारी अथॉरिटी, हमारा जुडिक्शन बना रहेगा, मजबूत रहेगा, ठीक है, कंट्रोल कैट पर हमारा ज्यादा रहेगा। अब केसेस इतनी सारी आ गई, इतनी बर्डन हो गई, तो फिर ये चैलेंज किया गया कि भाई एक तो सुप्रीम कोर्ट में हर कोई को अप्रोच करना कितना डिफिकल्ट है। सपोज कोई साउथ इंडिया का है, चेन्नई बेंच में, चेन्नई के कैट बेंच ने कुछ जजमेंट दिया, अब उसे चैलेंज करना, दिल्ली में आए, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में आए। मैटर कैट में क्या सर्विस का मैटर होता है, सर्विस मतलब नौकरी का मैटर होता है, नौकरी में ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, इससे रिलेटेड मैटर होता है, अपॉइंटमेंट, ये सब का मैटर। इसका का मतलब किसी का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं, किसी का ट्रांसफर जबरदस्ती हो गया, किसी को की पेंशन मिला नहीं, सैलरी नहीं मिल रही है, ये सब जो भी है सर्विस से रिलेटेड मैटर। अब उसके लिए जितना का उसको पैसे, मॉनेटरी बेनिफिट में, उससे ज़्यादा उसको वहाँ दिल्ली में आना, कितनी परेशानियाँ, आना, वकील सेलेक्ट करना, और सुप्रीम कोर्ट का जब किसी एडवोकेट पर जब कहते हैं मोहर लग जाता है, ठप्पा लग जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वहाँ केसेस लड़ते हैं, वहाँ मुकदमा वहाँ करते हैं, करवाते हैं, जो भी बोलो, तो उनका फी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा ही होता है। भाई ये तो सर्वोच्च, मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतर नहीं, सर्वोच्च न्यायालय है, तो यहाँ तो भाई
काफ़ी सब जगह से हारे थक के हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं, वहाँ से खुश नहीं है तो ही अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आगे कोई दरवाज़ा है नहीं, आगे कोई दरवाज़ा है नहीं, तो यहाँ तो भाई लास्ट स्टेज पर आया हो तो पैसे तो खर्च होगा ही। तो वही चैलेंज हुआ कि हाई कोर्ट में क्यों नहीं, भाई हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते। उस समय क्या बोला था कि हाई कोर्ट में नहीं जाओगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मैंने बताया था ना, दिखाया था। फिर इसको बोला कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो वो बोला गया कि भाई अंडर आर्टिकल 32 क्या होता है, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ही फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए या अदर राइट के लिए, अदर लीगल राइट के लिए यू कैन अप्रोच टू अंडर आर्टिकल, यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट। और उसके लिए कंसर्न आर्टिकल कौन सा है, 226। तो इस जजमेंट में जो जजमेंट दिया गया उसमें चीफ जस्टिस कौन थे, एएम अहमदी, इनको बोला गया है अजीज मुसबिर अहमदी, एएम अहमदी के नाम से जाने जाते हैं। इनका पीरियड देख ले लगभग 2.5 साल रहा इनका। तो इन्होंने फिर उसके इसमें जजमेंट को क्या दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी, कैट को जजमेंट को चैलेंज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है, और हाई कोर्ट में आपसे हाई कोर्ट में होगा। और अंडर 226 यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट को जुडिक्शन को अवे रखना ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखें उस समय की जब जज क्या बोले थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यहाँ इन्होंने क्या बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वही बोला कि रीड जुडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस समय बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ गया था, उस समय तो ये वर्ड नहीं हुआ, उस समय तो सपोर्ट कर दिया आराम से। और यहाँ अब बोला जा रहा है कि रीड जुडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट constitute a part of basic structure of constitution which cannot be taken away by an amendment of the constitution। यहाँ तक कि constitution को amend करके भी इसको taken away से नहीं दूर किया जा सकता, इसको नहीं लिया जा सकता, इसको नहीं हटाया जा सकता। तो यानी अब कैट के जजमेंट को वहाँ आराम से सुना जाएगा। अब देखें मैं वो वाला अभी जो मैंने संपत कुमार वाला जो केस बताया था उसको मैं अभी दिखा देता हूँ थोड़ा। ये है आपका संपत कोण वाला, ये जो जजमेंट आया था देखे। तो इसमें क्या जजमेंट को ही दिखा देता हूँ, ये तो छोड़ो, जजमेंट में बस थोड़ा सा था। सुप्रीम कोर्ट इन फाइनल डिसीजन हेल्ड, क्या हेल्ड किया दैट सेक्शन से मतलब नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 which excluded the jurisdiction of the high court under article 226 27 is not unconstitutional। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसमें जो जज है उनका नाम देख लो, पीएन भगवती ने दिया था। मैं बता दूं इनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। देखो समय समय की बात है, लेकिन पीएन भगवती को मैंने बताया ना बहुत बड़े जज थे, बहुत ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग थे, और क्या बोला जाए, और सोसाइटी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। पीआईएल में देखोगे बहुत सारा, मैं बाद में बताऊंगा, देखेंगे इनका नाम हमेशा अक्सर आएगा। और 1985-86 का मेजर जजमेंट में तो यहाँ ही उससे पहले लगभग आई थिंक मैंने बताया था कि ये 12-13 साल ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस पीएन भगवती। तो उसमें का सिनेरियो जो भी हो, या तो ये लगता हो कि भाई कुछ ही मैटर तो है, कैट उस समय स्टैब्लिश भी मतलब हुआ था कि कितने केस आ जाएंगे, तो चलो सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल करेगी। और बस, और माइटी भी कुछ भी लग सकता हो कि ये तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको ये लगा होगा कि हाई कोर्ट इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि मामला सुन सके, इसलिए मामला मेरे पास आना चाहिए। ये संदेश तो बोलना ही अपने आप में गलत कहा जाएगा कि क्या अगर हाई कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं तो फिर हाई कोर्ट क्यों था। अगर कोई ऐसा सोचोगे कि शायद हाई कोर्ट पर रिलायबल नहीं था, हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, या हाई कोर्ट का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, इसलिए इन्होंने सोचा होगा कि भाई ये सब हाई कोर्ट ऑलरेडी टाइम कंज्यूम करेगा, वहाँ भी लंबे समय खींचेगा, तो सर्विसेज की क्वालिटी अफेक्ट होगी, कहीं आउटपुट अफेक्ट होगा, टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए वहाँ हो उसके बाद मेरे पास आ जाओ। तो क्या थिंकिंग हो सकती है, क्या इन्होंने सोचा होगा उस समय के लॉजिक के हिसाब से। तो ऐसा गेस करके ही कुछ बना सकते हो। और कभी एग्जाम में पूछा गया तो ऐसे इस जजमेंट पर, किसी पार्टिकुलर कोर्ट के जजमेंट पर इस तरह से क्रिटिसाइज करने वाली बात कभी नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये
इंस्टीट्यूट की डिग्निटी को कहीं ना कहीं खराब करने की बात है। इंस्टीट्यूट मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी हो, एक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इंस्टीट्यूट का के एड्रेस किया गया है। समझ गए? तो अब हम चलते हैं जो कृष्णा कुमार वाला जो केस आपका, एल कृष्णा कुमार, ये हो गया आपका खत्म। सॉरी, एल चंद्र कुमार, कृष्णा कुमार याद आ रहा था। तो ये चंद्र कुमार वाला केस हो गया। तो देखिए ये यहाँ कैट में भी जब अगर पढ़ोगे या मैं पढ़ाऊंगा तो वहां भी एल चंद्र कुमार का ये नाम आएगा। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस थोड़ा बहुत सुनने में आपको आएगा। ठीक है, तो ये हो गया रीड जुरिडिक्शन, इसकी बात है। अब चलते हैं, ये जो हमारे जो जज थे ए एम अहमदी साहब, इनका मैंने पिक्चर रख दिया है, थोड़ा पिक्चर ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा छोटा कर दिया जाए। अब चलते हैं इंदिरा साहनी 2 केस। देखिए इंदिरा साहनी 1 केस और 2 केस। इंदिरा साहनी का जो मेन केस था उसके बारे में तो मैं बता दिया था कि वो बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए जो केस थी वहाँ वो चला था मैटर। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया था, उसमें जजमेंट में हुआ कि क्रीमी लेयर को हटा दे जो इकोनॉमिकली मोर स्ट्रांग है, और अदर क्राइटेरिया जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को लिया गया था उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, नहीं एक्सेप्टेबल नहीं उस समय के हिसाब से। बाद में अभी तो देख रहे हो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन एजुकेशन में भी एंड गवर्नमेंट जॉब में भी दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास से ही रिलेटेड मैटर है, जिसको नाम दिया गया इंदिरा साहनी 2। देखिए ये जो बेंच को जो लीड कर रहे थे वो जस्टिस डीपी वाधवा। मैटर है 1999 का, 1999 का। देखो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था इंदिरा साहनी केस में 1992 में, वो क्लियर कर दिया था कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है, जो रिच पर्सन है, जो इकोनॉमिकली जो क्राइटेरिया डाल दिया था जो भी हो उस समय के हिसाब से, जैसे अभी 8 लाख का है, उस समय के हिसाब से 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, वाट एवर अमाउंट हो, और इसमें आपको एक्सक्लूड करना है, उनको रिजर्वेशन नहीं देनी है। ठीक है, तो उसके बाद डिफरेंट स्टेट तो अपना अपना एक्ट बना रहे थे अपने अपने स्टेट में, वो तो और 27% से ज़्यादा रिजर्वेशन, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई। स्टेट गवर्नमेंट में भी या स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में भी सेम चीज अप्लाई होगा, 27% ओबीसी को एंड नॉट मोर देन 50% रिजर्वेशन। जज उसी समय 1992 में ही देखा, बताया है मैंने, तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन पहुंच गया था 69%, जो अभी तक कंटिन्यू है 69%। तो केरला ने अपने स्टेट में बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के लिए अपना कानून बनाया, लॉ बनाया, एक्ट बनाया। उसमें पूरा डिक्लेयर कर दिया कि अपने जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, इसको बैकवर्ड क्लास को बोला गया अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी। तो बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलेगी जो भी हो 27%, पर उसमें जो अलग से जो इनकम वाली जो क्राइटेरिया था कि जो क्रीमी लेयर को आपका एक्सक्लूड करना है, तो केरला ने इस बात को फॉलो नहीं किया, और सारे बैकवर्ड क्लास से जो भी कास्ट वाइज जो बिलोंग करते थे बैकवर्ड क्लास से जो भी बिलोंग किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस, इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, मतलब इनकम क्या है या उनका प्रॉपर्टी धन संपत्ति कितना है उससे मतलब नहीं, अगर उस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यू विल गेट रिजर्वेशन। तो इस बात को चैलेंज किया गया कि इन्होंने क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड नहीं किया है, तो चैलेंज किया गया। तो वहां देखें, तो इसी बात को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया। क्या दिया? फिर वही जजमेंट दिया कि आपको एक्सक्लूड करना है केरला ये क्रीमी लेयर को, एंड नॉन क्रीमी लेयर को ही आपको रिजर्वेशन देनी है। ठीक है, जो जजमेंट जो पहले से इंदिरा साहनी 1 या इंदिरा साहनी में जो जजमेंट आया था। ठीक है, तो वही बात बोला है, लिखा हुआ है जो मैंने बोला था, सोशल एडवांटेज विथ बैकवर्ड क्लासेस। देखिए स्टेट केरला लेजिस्लेचर इनेक्टेड 1995 एक्ट विच डिक्लेयर्ड अब्सेंस ऑफ ए क्रीमी लेयर एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम विदाउट एक्सक्लूडिंग द सोशली एडवांस इंडिविजुअल विथ बैकवर्ड क्लासेस। तो क्या हुआ उसके बाद? ए हाई लेवल कमिटी वाज अपॉइंटेड टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर एंड इट्स रिकमेंडेशन वर टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रोस्पेक्टिवली।
तो जो जजमेंट आया, जजमेंट के बाद एक कमेटी बनाई गई, क्योंकि कैसे पता चलेगा भाई कि किन की इनकम कितना है क्या है। तो कमेटी बैठेगी, कमेटी सबका मांगेगी सबका इनकम सर्टिफिकेट, उस आधार पर जो क्रीमी लेयर है उनको एक्सक्लूड करेगी और जो नॉन क्रीमी लेयर रहेंगे उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो बस इतना ही था इंदिरा साहनी 1 वाले में। तो ये हैं आपके, इसमें जो डीसी वाधवा, जो इस डीपी वाधवा जो ये इसको लीड किया था, इस बेंच को लीड किया था, 1999 का है, थोड़ा सा ब्लर पिक्चर है और कहीं एक इमेज मिली नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के साइट पर ही एक इमेज मिला था इनका, तो ये ब्लर थोड़ा आ रहा है। अब देखिए अगला, ये डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, इसमें कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। सीजे कौन थे, सवरवाल था, वाईके सवरवाल। और मैटर क्या था कि 9th शेड्यूल में जो भी मैटर रखा गया है उसका जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं, तो फिर डिसीजन वही आएगा, जुडिशियल रिव्यू होगा 9th शेड्यूल में जो भी इंक्लूड किया गया है। क्योंकि अभी तक आप सुधरे नहीं हो, आज तक हम 9th शेड्यूल में बहुत सारे एक्ट डालते जा रहे हो, तो इसके बाद से है जो 9th शेड्यूल में एक्ट डालना बंद हो गया। तो और साथ में जो टाइम फ्रेमवर्क डिसाइड हुआ कि केशवानंदा भारती के जजमेंट के डेट के बाद से जो भी एक्ट डाले गए हैं 9th शेड्यूल में वो जुडिशियल रिव्यू होगा ही होगा, वो गलत है या नहीं वो डिसाइड होगा ही होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो डिसाइड किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। कोर्ट मतलब हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वॉट का पहले कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, उसके बाद ही तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचेगा। अगर हाई कोर्ट से जजमेंट से खुश है, अगर आगे चैलेंज नहीं होती तो गुड, अगर आगे चैलेंज होती है तो सुप्रीम कोर्ट अपना सुनेगी। तो ये था इसमें। अब चलते हैं राम जेठ, देखो इतने सारे जजमेंट हैं, जजमेंट में सब में जितना मैं पहले जा रहा था बैकग्राउंड, जो बहुत बड़ा केस है इंपॉर्टेंट केस है उसमें बैकग्राउंड जजमेंट ऐसे, बाकी ये समझने की बात है। कितनी जगह आप देखो बुक में उतना जो मैंने लिख भी दिया उतना तो लिखा हुआ भी नहीं है। तो जजमेंट मुझे बताने का और समझाने का मतलब ये है कि डायरेक्ट रटने वाली बात ना हो, उसके क्या रिलेवेंट है, क्या क्यों जजमेंट आया था, क्यों और क्यों आया था और क्या कैस कौन केस फाइल किया, पर्पस क्या था, वो मैंने बता दिया ताकि आपको जजमेंट ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा याद रहे। बेसिकली ये है, कुछ लोग भले उनको समझ में ना आया लेकिन पूरा ऐसे ही याद रट लेते हैं, हाँ भाई केशवानंद भारती में बेसिक रिसर्च ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर आना है, पता भी नहीं केशवानंद भारती केस किससे रिलेटेड था किससे नहीं था, और बस और क्या बोलूँ। खैर तो लोग कितने लोग बोल सकते हैं एग्जाम निकालने से मतलब है केस किससे रिलेटेड है उससे हमें मतलब नहीं है, बोल समझने की बात है। तो चलो चलते हैं, क्योंकि देखो भाई इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कोई भी एग्जाम की तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से या मेंस के हिसाब से तैयारी नहीं होता, तो उसको सिर्फ जजमेंट नहीं हो सकता, उसके बारे में ही पूछ दे। तो बीच बीच में इतने सारे केसेस है इसके बारे में तो नहीं पूछेंगे, जो रिसेंट में चलते रहेगी उसके बारे में, और जो मेजर केसेस है माइट भी उसके बारे में पूछ ले। जैसे देखो इंटरव्यू कोई एक डायरेक्शन में नहीं जाता, क्या वो लोग भी नहीं सोचते हैं कि हमें एक सिर्फ इतना ही पूछना है, जब पूछते हैं आप जब आंसर करते हो तो उसमें से किसी डायरेक्शन में घुस जा सकते हैं। तो आपने कुछ ऐसा सेंटेंस बोल दिया या ऐसा वर्डिंग बोली, लोगों ने उसी को पकड़ कर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, ऐसा होता है। तो देखो जहां तक हम लोग मेडिकल में खासकर होता था, हर जगह होता है, मेडिकल क्या अलग फील्ड से भी हो, कभी कभी बोला जाता है कि आप जब वाइवा दे रहे हो ना तो आंसर में वही बोलना जिसके बारे में तुम कंप्लीट जानते हो। ऐसे कोई टर्म बोल दिया, जैसे एक पलखले बीमारी, किसी बीमारी का नाम बोल दिया, ठीक है, कि जैसे कि कोई बोला कि भाई मुंह से खून किस किस केस में आ सकते हैं, ठीक है, किस किस केस में, बलगम से या मुंह से मतलब बलगम के जरिए या वॉमिटिंग के जरिए, ऐसे किस किस कंडीशन में। तो किसी ने नाम दिया कि भाई टीबी हो गया, उसके अलावा पेट में अल्सर हो गए, उसके अलावा बोल दिया कि कैंसर हो गया, ऐसे नाम दे दिया। किसी ने और ऐसे बोल दिया एक मेलोडी विस्टियर, अब कहीं याद किया है 10 उसमें पॉइंट दिए हैं तो उसमें ये पूरा रट गया मेलोडी विस्टियर। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन वो ये आपसे ये नहीं पूछ सकते किस किस में पैरालिसिस आदमी को राइट साइडेड अर्ली मॉर्निंग पैरालिसिस होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। हो सकता जैसे आपने मेलोडी विस्टियर बोला ना तो अगला बंदा या सेम बंदा व्हाट इज मेलोडी विस्टियर, लो ना तुमने वर्डिंग तो बोल दिया, लो ना उसके बारे में सर आई नो, तुम क्या आंसर करोगे सर आई नो इन विच केस
पेशेंट डेवलप हेमोप्टाइसिस या हिमेटोमेसिस, वो भी जो केस रहा, बताए किस केस में मुंह से ब्लीडिंग आती है, ऐसे सिंपल में। तो बट वो क्वेश्चन पूछे, बट व्हाट इज दिस, यू ओनली सेइंग ना दिस थिंग, दिस वर्ड यू ओनली जस्ट नाउ यू टोल्ड, तो यू टेल मी व्हाट इज दिस। लो ने उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उनको क्या होगा, एक थोड़ा सा लड़का जानता नहीं है, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे रट लिया है। तो हालांकि तुम बुक में भी खोजोगे जो तुम्हारा सिलेबस उसके बारे में डिटेल कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर फाइंडिंग है। ठीक, रेयर फाइंडिंग को अगर आपने बोल दिया ना, तो क्वेश्चन उनके लिए एक बहाना बन जाता है कि ये बोला तो चलो इसके बारे में लड़के को जानना चाहिए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो पता आसपास का रहना चाहिए। और रिसेंट वाली जो जजमेंट है उसके बारे में, रिसेंट मतलब हाल फिलहाल की 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वाली जो जजमेंट है, वो तो पक्का 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 दम पूरा बैकग्राउंड तो लफ्जों पर रहना चाहिए। बैकग्राउंड आंसर राइटिंग में मैंने क्लियर बोला है कि बैकग्राउंड लिखने की जरूरत बहुत 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 कम पड़ेगी, क्योंकि वो लिखने में कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलते हैं राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो राम जेठमलानी कौन थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और काफ़ी सीनियर मोस्ट जज। सीनियर मोस्ट जज क्या, काफ़ी पुराने जज, सीनियर मोस्ट जज, क्रिमिनल लॉयर कहा जाता था इनको। क्रिमिनल केसेस को सुनते, मतलब क्रिमिनल केसेस को लेते थे, हियरिंग आर्गुमेंट जो भी करते थे। ये इनके बेटे भी हैं जो अभी वकील लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इनकी डेथ शायद 90 एवं 90 94 95 96 ऐसे पीरियड में इनका डेथ हुआ। यहाँ तक कि जब एक डेथ के कुछ साल पहले, कुछ एक माह, कुछ महीने, कुछ साल ही पहले को, 6 महीने 1 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट, मतलब 90 के होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां क्या आर्गुमेंट करते थे। आर्गुमेंट मतलब बहस करते थे। बहस मतलब ये नहीं होता कि बहस कर रहे हो क्या बकवास कर रहे हो, वो बहस नहीं। कोर्ट में जो कोई वकील आर्गुमेंट करता है तो उसको हिंदी में बोला जाता है बहस करना। क्या बहस करना चाहते हैं वकील साहब, आप इस पॉइंट पे बहस कीजिए। और ऐसे आम आदमी में, आम भाषा में क्या बोलते हैं, क्या बहस कर रहा है यार, बकवास मत करो, मुंह बंद करो, बोलते हैं ना, बहुत बहस करता है यार। यहाँ निगेटिव सेंस में बोला जाता है आउट ऑफ द कोर्ट, बट कोर्ट में जब बहस करना, दैट्स अ पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड या पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव वे में वो लिया जाता है वहाँ। तो थोड़ा राम जेठमलानी बता दिया, एक क्रिमिनल लॉयर। और अगर किसी का उस समय का जो पीरियड था इनके टाइम में, कि किसी का क्रिमिनल केसेस में कुछ नाम हो, किसी में फंसा हो, तो बहुत डिफिकल्टी हो रही हो, तो जो भी खास कर फी बहुत ज़्यादा लेने वाले पर्सन, ऐसा नहीं कि कोई गरीबों का भला करने वाले और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लड़ने वाले, सोसाइटी को उत्थान करने वाले ये पर्पस रहा, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन रहा, जो मैं क्लियर बता दूँ। पैसा दोगे, 50 मर्डर करके आए हो, आई विल टेक योर केस, नो प्रॉब्लम। आई थिंक जो इन्होंने इसका भी केस शायद लिया था, ताज अटैक में एक टेररिस्ट था, जो बच्चा छोटा सा टेररिस्ट था, उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, आपको ध्यान में होगा। अफजल नाम नहीं था, कुछ और नाम था, कसाब। तो कसाब के भी शायद उसके भी मैटर को इन्होंने ही राम जेठमलानी ने सुना था। तो जज वकील का क्या आर्गुमेंट होता है, मैं तो वकील हूँ भाई, कोई भी केस मेरे पास आएगा मैं उसको डिफेंड करूंगा, मेरा काम है मुकदमा सुनना। हमें वो आदमी पसंद है कि नहीं पसंद है, हमें उससे मतलब नहीं होता है, हमें होता है कि अपना टैलेंट दिखा के उसको कैसे भी या तो सजा कम कराना या बचाना, एक वकील का काम होता है। हमारा इसमें ना उससे कोई रिलेशन है ना कोई इंटेंशन है, तो ये होता वकील का ये आर्गुमेंट, ये आंसर होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, पैसा जो इनको दिया उनका केस सुना, और जितने हाई प्रोफाइल केसेस, क्रिमिनल केसेस रहे हैं, सबकी आखिरी उम्मीद यही रहती थी कि राम जेठमलानी। मूवी में भी कभी कभी सुनोगे राम जेठमलानी का नाम ऐसे। तो अब देखिए, इनको पता नहीं उस समय देश की भावना ज्यादा जगी, देश से जगह जगह या क्या जगह आई डोंट नो, कि भाई ब्लैक मनी इंडिया में आना चाहिए। ठीक है, कि जहां जहां फॉरेन कंट्री में इंडिया का पैसा लगा हुआ है, इंडिया कंपनियां इन्वेस्ट की हुई है, उसका डिटेल रिलीज किया जाए और ब्लैक मनी को लाया जाए। जैसे देखो 11 का पीरियड है, तो उस समय ब्लैक मनी क्या, रामदेव बाबा भी ब्लैक मनी पर बहुत ज्यादा आवाज चल रही थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कि काला धन लाया जाए, काला धन हर जगह। तो इन्होंने भी एक पटिशन लाया कि भाई ब्लैक मनी को बाहर से लाया जाए, कहाँ किनका किनका इसमें है, किनका किनका पड़ा हुआ है, सब डिटेल दिया जाए, पब्लिकली रिलीज किया जाए। इस पर गवर्नमेंट कमेटी उठाए, गवर्नमेंट एक्शन ले। तो ये थे राम जेठमलानी का ऐसा ओपिनियन था। थोड़ा थोड़ा देख ले, बता दूं। बाकी आपको राम जेठमलानी से बैकग्राउंड क्या था, कितने बच्चे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। उन्होंने सोसाइटी को अच्छा दिया है ना दिया, डजंट मैटर, हमको क्या, हमें क्या मतलब यार,
तो कितने क्रिमिनलों को इन्होंने बचा लिया, कितने मर्डर्स वाकई में किए थे उनकी सज़ा कम करवाई, कम ज़बरदस्ती। क्या होता है यार, कोई भी वकील ऐसे मरोड़ कर चरोड़ कर विटनेस को खरीद कर पैसा देकर वहाँ का फाइल चेंज करके हर को ऐसे ही करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वकील जो होते हैं जो आपको जो क्रिमिनल है उनको बचा रहे हैं दूध के धुले होते हैं, या बिल्कुल हम सही लॉ फॉलो करके किसी को बचाया जा सकता है, देखा ही होगा। और हाँ एक चीज और, दामनी एक मूवी था इसका किसका अनिल दामनी था यार, हाँ दामनी, हाँ दामनी, जिसमें अनिल कपूर की मूवी थी, अनिल कपूर नहीं सनी देओल की मूवी थी, सनी देओल की, अनिल कपूर बोल रहा हूँ, सनी देओल की मूवी थी दामनी, जिसमें आपने देखा होगा कि अमरीश पुरी रोल करते हैं एक लॉयर का। दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनालिटी ऑफ राम जेठमलानी। तो जो उसके या तो शायद अमरीश पुरी या उसके जो डायरेक्टर थे वो कोर्ट में आकर बेजब्ते से जाकर बैठ कर देखते थे कि राम जेठमलानी कोर्ट में कैसे आर्गुमेंट करते हैं, ठीक है, कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बोलने का तरीका है उनका। तो ये देखते थे कि हाँ भाई बंदा, तो उनके बेसिस पर इनको अमरीश पुरी को तैयार किया गया और वो रोल दिया कि यू विल हैव टू एक्ट लाइक राम जेठमलानी, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि राम जेठमलानी 90 के होकर भी कोर्ट में उनकी आवाज पूरी गूंजती मतलब बूढ़ा होने के बाद आवाज डाउन नहीं थी, धीमे धीमे, माय लॉर्ड आई वांट टू से दैट माय क्लाइंट इज इनोसेंट, ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इवेंट, ऐसा नहीं, माय लॉर्ड दम ऐसे आवाज करी। तो लोग बोलते हैं कितना बूढ़ा होने के बाद, और 90 के आसपास में भी वो बैडमिंटन में जबते से पूरा दम ऐसे ही यंग की तरह, मतलब फिटनेस इतनी जबरदस्त, तभी तो आदमी 95 96 तक चला, और वह 90 के बाद भी कोर्ट में है जो आर्गुमेंट किया करते थे। तो थोड़ा है कुछ बातें। देखो मैंने भी कभी कभी पढ़ा था, पेपर में ही पढ़ा था, न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ, शायद कभी आर्टिकल आया था, तो बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था। तो क्या है ना कि किसी का लाइफ के बारे में पढ़ोगे तो वो ध्यान में रहता है, कभी भी रहो। थ्योरी ऐसे किताबी पढ़ोगे तो हो सकता है बाद में भूल जाओगे, 6 महीना बाद, एक साल बाद, थोड़ा, लेकिन किसी के लाइफ के बारे में पढ़ो तो याद रहता है, परपेचुअल मेमोरी, क्योंकि मतलब एक सीन सा बन जाता है, मतलब फिल्म दिमाग में एक इमेज जैसा बन जाता है, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो याद रहता है। तो ऐसा नहीं था कि आपको पढ़ाना था तो मैं थोड़ा बहुत रिमाइंड वाइंड कुछ करके आया था, बिल्कुल नहीं, पता नहीं, मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं ये बोलूंगा, अपने आप निकल जाती है। तो सुदर्शन रेड्डी जो थे बेंच को लीड कर रहे थे। अब देखें ये सेंटर किसके अराउंड है, ये देख लें, अराउंड द अलीज्ड फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकवर ब्लैक मनी हेल्ड इन फॉरेन बैंक एंड टैक्स हेवन। फॉरेन बैंक स्विट्जरलैंड बैंक में मेनली कहा जाता था, एंड टैक्स हेवन कंट्री, ऐसी कंट्री को टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है जहां आप कोई बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उस पर जो आपको बैंक डिपॉजिट पर भी टैक्स लगता है। तो बैंक डिपॉजिट में आपको बहुत कम से कम टैक्स लगते हैं, या टैक्स हेवन उसको भी कहा जाता है कि जहां कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो वहां अदर कंट्री कंपेयर में वहां टैक्स या तो नगण्य हो या मिनिमम हो, बहुत कम टैक्स हो या तो बिल्कुल ना हो, तो उसको टैक्स हेवन कंट्री बोला जाता है। छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड कंट्री है टैक्स हेवन कंट्री कहलाते हैं, पार्टिकुलरली कहलाते हैं या अपने आप को बनाते हैं ऐसा। क्यों, पर्पस क्या होता है कि देखते हैं कि हमारा कंट्री डेवलप नहीं है, तो कैसे भी डिफरेंट फैक्ट्री कंपनियां हमारे यहाँ आए, भले है सरकार को पैसा कम दे या न दे, लेकिन उससे आने से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा ना, काम करने वाले हमारे ही तो लोग होंगे, कंपनियां सैलरी तो इन लोगों को देगी ना, इन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा ना, जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ये लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे, मतलब या तो हमारे देश में कंपनी आएगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोग, और साथ में एज ए एम्प्लॉय लोग के पास सैलरी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली बेनिफिट पीपल को होने वाला है। तो पीपल को बेनिफिट होना मतलब हमारा देश का बेनिफिट होना, बाद में हम लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो डिफरेंट सामान खरीदेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर बाद में हम टैक्स कमा लेंगे। तो अल्टीमेटली पर्पस होता है कि देश को बढ़ाना, देश को उत्थान करना, तो इसलिए वो अपने कंट्री में टैक्स कम रखते हैं। तो और जो सेविंग डिपॉजिट को जो बैंक में रखा है उस पर भी, जो डिपॉजिट पर भी जो टैक्स लगता है वो कम, तो इसको कहा गया टैक्स हेवन कंट्री में। तो वहां पैसा रख रखे हैं, तो वहां से इसके बारे में जो हुआ कि फेलियर सेंटर वहां से पैसे ला नहीं पा रही है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू रिवील ऑल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन इट्स पोसेशन टू द कोर्ट एंड पेटिशनर
against whom the investigation had been concluded and proceeding initiated, while exempting the name of the individual against whom investigation or proceeding were still pending. मतलब जिसके जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब शक है जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रहा है, श्योर हो प्रोसीडिंग चल रहा है, मतलब यहाँ का पता चल गया यहाँ ब्लैक मनी और यहाँ वहाँ का प्रोसीडिंग चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन मतलब सब जगह का जांच पड़ताल सब खत्म हो गया है, तो ऐसे लोगों का नाम रिवील कीजिए और पैसा तो लाना ही लाइए उनसे वहां से। साथ में कहा गया कि कोर्ट ने क्या कहा कि लेकिन जो इसका जिसका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग मतलब चल रहा है, मतलब अभी तक मतलब जैसे कि नाम वाम तो आया है कि ऐसे ऐसे माइट भी, लेकिन हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट भी नहीं किया है क्योंकि हमें कंफर्म ही नहीं हुआ कि सही में उनका ब्लैक मनी है या नहीं, सिर्फ ये डाउट है कि इसका इसका हो सकता है। तो जस्ट ऑन डाउट के बेसिस पर तो जिसका प्रोसीडिंग या आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, जांच पड़ताल भी नहीं शुरू हुआ है और मुकदमा भी नहीं शुरू किया, मुकदमा मतलब अपना जो होता है ना उसको खिलाफ आपका एक्शन लेना भी नहीं शुरू किए हो और कोई जांच भी नहीं शुरू हुआ है, तो उसका नाम रिवील ना करें। क्यों? उसका नाम रिवील करोगे वाकई में आपको शक है उसका कहीं पैसा वैसा नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसकी क्या करो, रेपो आप खराब कर रहे हो। जब तक ये कंफर्म ना हो जाए, कंफर्म होने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग ये सब शुरू ना कर दो, तब तक आप उसका नाम रिवील नहीं करो, क्योंकि अपनी तो उसके लाइफ राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी तो है ना। साथ में देखें यहाँ प्राइवेसी का वर्ड इस्तेमाल होगा, देखें कोर्ट reiterated that the right to privacy is an integral part of the right to life, ठीक है, and stated that exception to the right to privacy should not be created hastily, जल्दी जल्दी नहीं क्रिएट किया जाना चाहिए, and that individuals should be kept free from public scrutiny unless they act lawfully। अगर कानूनी के तरीके से वो काम कर रहे हैं तो जल्दी से ऐसे में जल्दी में कि हम नाम रिवील कर दे, रिलीज कर दे, ये रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। कि अब भाई राइट टू प्राइवेसी मतलब जैसे कोई क्रिमिनल है तो ऐसा थोड़ी क्रिमिनल है सब चीज साबित हो गया अब हम उसका नाम पेपर में रिलीज ना करवाएं कि राइट टू प्राइवेसी है, भाई प्राइवेसी उसका मेंटेन रहना चाहिए, चुपचाप जेल में सजा दे, मतलब कोर्ट में हियरिंग हो, जेल में सजा दे, फांसी लटका दे, लेकिन नाम रिलीज ना करे। अब है कि एक्सेप्शन केस होगा ना भाई कि यहाँ प्राइवेसी तो नहीं मेंटेन होगी, तो वही कहा गया क्या कि जब तक वो प्रूफ ना हो, जब तक साबित ना हो जाए इनिशिएशन, मतलब जब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ना कर दो, तो बिना किए हुए जल्दी में हैस्टली में वही वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्या, दैट राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, एंड स्टेटेड दैट एक्सेप्शन टू द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का एक्सेप्शन क्या है कि भाई जब आप कल्प्रिट हो, विक्टिम हो, तो आपका नाम तो रिवील होगा पब्लिक में, शुड नॉट बी क्रिएटेड हैस्टली, मतलब जल्दी तरीके से हड़बड़ी में नहीं क्रिएट किया जाना चाहिए, इसके जो एक्सेप्शन है, एंड दैट इंडिविजुअल शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटनी, जब तक लॉफुली एक्ट कर रहा है कानूनी तरीके से हो और उसमें कुछ गड़बड़ियां नहीं पाया गया, तब तक आप उसका पब्लिक के बीच में नाम उसका रिवील ना करें। अब देखिए राइट टू लाइफ को यहां क्या बोला गया, सॉरी राइट टू प्राइवेसी को क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू, बोला ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। लेकिन देखो बाद में पुट्टू स्वामी का मैंने एक जजमेंट बताया था जिसमें जो आधार कार्ड वाला जो जजमेंट था जिसमें क्लियर किया है कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। यहां ये बात अभी क्लियर नहीं बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल, सिर्फ ये बोल दिया गया था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू। लेकिन बाद में केएस पुट्टू स्वामी 2017 वाला जजमेंट देखोगे जो आधार कार्ड से रिलेटेड जजमेंट था जिसमें क्लियरिफाई कर दिया गया था कि भाई राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, बिल्कुल एक्सप्लिसिटली स्पष्ट तरीके से इस बात को मेंशन किया गया था। यहाँ क्लियरली स्पष्ट तरीके से इस बात को जोड़ एम्फसाइज नहीं किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मैसूर, जिसमें बोला गया था ना कि रिजर्वेशन है जो 50% से क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं दिया गया था इस बात पर। उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि गवर्नमेंट को ये कोशिश किया जाना चाहिए कि 50% से रिजर्वेशन ना जाए,
लेकिन रस हानि वाला जो जजमेंट है वो क्लियर दम फोर्सफुल्ली कह दिया गया, ग्रेजुएशन एट एनी हाउस शुड नॉट बी मोर देन 50%, ओनली एक्सेप्ट ओनली एक्सेप्शनल केसेस, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन वहां सिर्फ रिकमेंडेशन, सरकार के लिए रिकमेंडेशन दे दी गई थी जजमेंट में। वो दम बिल्कुल है जो कह सकते हैं कि हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह क्लियरली जजमेंट में इस बात को मेंशन नहीं किया गया था। तो वैसे ही ये हुआ। ऐसा नहीं कि राइट टू प्राइवेसी पहले से नहीं चल रहा था, कई जजमेंट चल रहा था, लेकिन उसको कहा क्लियरली मेंशन कि राइट टू लाइफ, राइट टू फंडामेंटल राइट ही है, ऐसा अदर जजमेंट में या और कहीं आर्गुमेंट में क्लियरली फोर्सफुल्ली नहीं रखा गया था। तो ये है राम जेठमलानी साहब का केस। ये जो पर्सन है वही है। अब अच्छा आदमी थे, खराब आदमी थे, आई डोंट नो, पैसे कमाया, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या दिया, अच्छा दिया, सारे बड़े बड़े केस, हाई प्रोफाइल केसेस लड़े, क्रिमिनल केसेस ही, और बहुत लोगों को सजाए, कम करवाया, ये वो जो भी हो। और इनके बेटे एक हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। सोचो तो इनके बेटे होंगे तो क्या कितने साल के होंगे, ये अगर 96 में 95 96 में डेथ किए होंगे, बेटे की कितनी उम्र कम होगी, इनसे 30 साल घटा लो। तो आज उनके जो सन है वो भी 65 के आसपास तो है नहीं, आई थिंक मोर देन 65 है, अराउंड 70। नाम है महेश जेठमलानी। मुझे भी ये सब चीज़ पता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का जब एक्सपीरियंस रहा तो मुझे पता रहा, हाँ दिस ही इधर महेश जेठमलानी होता है ना, आस पास में ही वो कोई बताते रहते हैं, ये वो है, वो ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ये हमारे जो इस बेंच को जिन्होंने लीड किया था, हमारे सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस थे सुदर्शन रेड्डी। और मैटर कब का था देख लिया आपने, 2011 का मैटर था ये। अब देखें, एक क्वेश्चन है, थोड़ा एक क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2020 का क्वेश्चन है। हम लोग को याद है कि 2020 विजन 2020 एक ऑप्थेल्मोलॉजी में एक जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक आता था विजन 2020, गवर्नमेंट का क्या विजन है 2020 के लिए। मतलब होता है कि इतने ईयर 2020 तक हम लोग कैटरेक्ट के केसेस को कम कर देंगे, ब्लाइंडेड एसिस भी, ग्लोकोमा केसेस को इतना परसेंट से इतना परसेंट कर देंगे, ऐसे से इतना ऑपरेशन करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ, डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रिवलेंस इतना हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ प्रोविजन होते थे। 2020 विजन 2020 ऐसे आता था। तो देखिए क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। तो ये सबको बेसिक स्ट्रक्चर बोला है। भले आपको एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा हो कि भाई यार सबके बारे में जजमेंट तो कहीं ना कहीं आ ही गया है, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी बता चुका हूँ। फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने लिस्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट से ये आगे एज्यूम किया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट जजमेंट में, वर्डिक्ट में ये सेंटेंस को कोट किया है, ये वर्ड को कोट किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। पहला स्टेटमेंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइन कहीं किया गया है क्या बेसिक स्ट्रक्चर को? कोई डेफिनेशन नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कहीं डिफाइन, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना बार बार। तो पहला स्टेटमेंट सॉरी गलत है, मैंने इस ध्यान से हट गया था, ये वाला आगे वाला कोटेशन, आगे वाली जो फ्रेज है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हट गया था ध्यान से, तो ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशियल रिव्यू को मेंशन कहीं किया गया है क्या? टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी
प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। मैं बता दूं, जुडिशियल रिव्यू नाम का वर्ड या जुडिशियल रिव्यू का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं मेंशन है। हाँ, हम ये जूम करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का फीचर है, कुछ कुछ आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल उससे झलकता है, ठीक है, कहीं ये क्लियर मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू वर्डिंग का। जैसे कि कहा गया है कि आर्टिकल 13, कोई भी लॉ, नियम, कोई भी ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, कुछ भी बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बना दिए गए या सिंपल वे में कानून बनाए गए जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, अपोजिट में है, उससे तालमेल नहीं खाता है, फंडामेंटल राइट को कम करता है या उसमें कुछ कमी कर देता है या फंडामेंटल राइट को टेक अवे करता है, अबराइज करता है, तो वैसे लॉ को वॉइड किया जाएगा या नल एंड वॉइड माने जाएंगे, ठीक है, वो लॉ इन्फोर्स नहीं होंगे, ठीक है। एक तो ये, फिर आर्टिकल 32 में कहता है किसी का फंडामेंटल राइट का ये फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिजमेंट हो किसी का, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है या डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 226 में ही कहा गया कि फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिजमेंट हो या किसी भी अदर लीगल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए यू कैन अप्रोच इन हाई कोर्ट। तो ये इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कोई भी गलती होती है या कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये लेजिस्लेचर से, तो उसको रिव्यू करने के लिए आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो ये इनडायरेक्टली ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, पर ऐसा वर्डिंग या ऐसा सेंटेंस इसका एक्सप्लेनेशन जुडिशियल रिव्यू का कहीं नहीं है। तो देखो, हड़बड़ी में कितने लोगों को क्या लगेगा कि भाई इतना पढ़ा है तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में सर ने भी चर्चा किया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल बताया भी था, आगे मैं बताऊंगा आर्टिकल 13, 32, 226, 227, और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का सिविल जुडिक्शन, क्रिमिनल जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन, और आपका कौन सा है, स्पेशल लीव टू पिटीशन, और क्या, ठीक है, अभी आगे डिस्कस करूंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में किस किस मैटर के लिए आप अप्रोच कर सकते हो, तो उसमें प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो जुडिशियल रिव्यू का बातें मेंशन है ही ना, इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में है ही, तो क्वेश्चन को आराम से गलत कर दिया जा सकता है। तो दिखने में जितना क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो तो बंदे को लगेगा कि इतना जुडिशियल रिव्यू का चर्चा होता है, कैसे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आंसर आपका हो जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2। तो जनरली एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसका ऑप्शन रहता है नाइदर 1 और 2, बहुत कम ही रहते हैं। तो बहुत कम सुन चक्कर में आप ये नहीं सोच सकते कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है जो 2019 का क्वेश्चन है। देखें, 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया, एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। देखो, 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1900 कब, 78 में, 42 हुआ 76 में, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट 77 में आई, उन्होंने बाद में अमेंडमेंट 43, 44 करना शुरू किया। मतलब जो अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में किया था उसको काउंटर करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए, इंदिरा गांधी ने 39th अमेंडमेंट किया था 75 में, जो मैंने बताया था कि जो इसका जो इनका इलेक्शन का डिस्प्यूट चल रहा था, तो अमेंडमेंट करके एक्ट ला दिया कि प्राइम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा के स्पीकर का जो इलेक्शन होगा वो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। इसकी अगर जांच पड़ताल कुछ करनी है तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से लॉ बनाएगी या कमेटी बनाएगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट कोई पावर होगा इसके लिए, कैसे इसके इलेक्शन को कैसे फर्दर डिसाइड किया जाए, गलत है या सही है, पार्लियामेंट के पास पावर होगा, कोर्ट के पास पावर नहीं। इंदिरा गांधी ने किया था, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए क्या बताया, फिर बताया कि नहीं भाई ये तो जो इलेक्शन है इनका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो कोर्ट की जो पावर को उन्होंने जो कटेल की थी
उसको वापस रीइंस्टेट किया। तो फोर्थ, तो भले ही पता नहीं है कौन से ईयर में हुआ और ऐसा मैटर, इतना तो याद है ना कि इंदिरा गांधी ने किया था, उसको काउंटर बाद में किया भी। मैंने आपको अमेंडमेंट वाले में पूरा डिटेल बताया भी था। तो ये क्वेश्चन, ये सॉरी, ये फर्स्ट ऑप्शन गलत। वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर, एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है, @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो, एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए, या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं, ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय, वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC